डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉन्स का सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये हम इस लेक्चर में आज सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक सिंबल लिखा हमने। इसके अंदर n है, ये नंबर ऑफ मेन सेल है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 जो हमें मेन सेल्स के बारे में बताता है। ये जो L लिख रखा है ये सिंबल है सब सेल का। और सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो एक ही बात है, जैसे हम कहेंगे S सब सेल है तो S सब सेल का ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? S ऑर्बिटल। P सब सेल का है तो कहलाएगा P ऑर्बिटल। और ये जो X लिखा है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिखेंगे। हम एग्जाम्पल लिखते हैं। अब उससे पहले ये मैंने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रखा है। ये एनर्जी का ऑर्डर कैसे आया था ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, सबको पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने से पूछें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पहले तो हमें पता हो कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। किससे पता लगेगा? उसके एटॉमिक नंबर से। एटम का जो एटॉमिक नंबर है वहीं उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आएगा? 1s में। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को भरना है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, और उसके बाद उससे हायर मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते चले जाना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही था, वो किस में चला गया? S में, 1s1। हम लिखें हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। फुल्ली फिल्ड हो गया ये। अब देखें एक बार ये कैसे आते हैं। ये मैंने लिख रखे सब सेल्स, और किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो उनके नीचे लिख रखे हैं। कैसे आते हैं तुम जानते हो, ये पिछले वीडियो बताया था। S सब सेल में एक ऑर्बिटल है और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो S ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। तो P की कैपेसिटी कितने की है? 6 की। D में 5 ऑर्बिटल हैं तो इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F में 7 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस कैपेसिटी को याद रखें, किसकी कितनी कैपेसिटी है, उससे हम क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एग्जाम्पल लिखते हैं। कार्बन का लिखना हमने। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, 2 2s में आ जाएंगे। s में इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, वो चाहे 1s है, वो चाहे 3s है, वो चाहे 4s है। 1 2 3 डिसाइड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा ये सिंबल सब सेल का या ऑर्बिटल का। इलेक्ट्रॉन अपने पास है 6, यहाँ तक कितने भर दिए हमने? 4। 2 बचे में, तो 2 किस में जाएंगे? 2p में। तो ये आ गया 2p2। और लिखें, हम लिख रहे हैं नियोन का। नियोन में है 10 इलेक्ट्रॉन तो कैसे आएंगे? 1s2 2s2 और 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, और बचे हुए 6 किस में आ जाएंगे? p में। और आगे लिखें, हम सोडियम का लिखना चाहते हैं। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएंगे 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक आ गए इलेक्ट्रॉन 10। अब अगला किस में जाएगा? 3s में, 3s1। तो ये होगा सोडियम का। अब एक बार देखें, ये यहाँ तक सारे फुल्ली फिल्ड हैं। जो इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इन केस ऑफ सोडियम यहाँ तक के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, जो फुल्ली फिल्ड नहीं है, वो क्या कहलाएंगे?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 3s यहाँ पर क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमने कंप्लीटली लिख के दिखाया कॉन्फ़िगरेशन को। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस करके लिखता हूँ, इकट्ठा करके लिखता हूँ, तो हमें नोबल गैस को लिखना पड़ेगा। उससे पहले जो नोबल गैस आई, हमें पता सोडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, नियोन, इसका 10 एटॉमिक नंबर है। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, नियोन, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। अब हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये नियोन का सिंबल हमें क्या बता देगा कि 2p6 तक अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो आगे लिखेंगे इसमें हम 3s1। तो दोनों सही हैं, ये कंडेंस फॉर्म कहलाती है और ये एक्सपेंडेड है, ये कंप्लीट फॉर्म कहलाती है। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के लिए ये लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं इसके। अब जैसे अपने को लिखना है आर्गन, आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिलअप करना स्टार्ट करो। 1s में 2 आ जाएंगे, 2s में 2 आ जाएंगे, 2p में 6 आ जाएंगे, यहाँ तक हो गए 10। उसके बाद किस में आएंगे, 3s में 2 आएंगे, 3s2। तो यहाँ तक कितने हो गए, 12। कितने बचे हैं अभी, 18 में से 12 गए तो 6 बचे हुए हैं। तो 6 किस में आ जाएंगे, 3p में। तो कोई भी जो नोबल गैस है ना, उसमें तुम देखोगे तो सभी सेल्स फुल्ली फिल्ड हैं, उनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखिए नियोन के अंदर ये फुल्ली फिल्ड था, हीलियम में ये s में 2 आता है, फुल्ली फिल्ड था, आर्गन में ये फुल्ली फिल्ड है। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं इसके। अब मैं लिखता हूं स्कैंडियम का, ये 21 इसका एटॉमिक नंबर है, 21 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो 21 को लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉन्स को बस ये ध्यान रखें कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल में ऐड करते चले जाएं। पहले 1s में ऐड कर दिया, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में। कैपेसिटी हमें पता है किसकी इतनी, s की 2 है, p की 6 है, यहाँ तक कितने हो गए 18। फिर आएगा 4s में, यहाँ तक हो गए 20, और 21 में से एक बच गया तो वो किस में आ गया, डी में। तो पूरा लिखें इसमें टाइम लगता है, तो हम क्या करें फिर, कंडेंस फॉर्म में लिखें। तो मैं इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहां तक क्या गई, नोबल गैस। तो अब मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, आर्गन 18, यहां तक आर्गन आ गया, और उसके बाद ये 4s2 और उसके बाद 3d1। तो हम आगे एलिमेंट्स के लिए इसी फॉर्म में लिखें, उसमें टाइम कम लगता है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे लिख रहा हूं मैं मैग्नीज का, मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर है, 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, आर्गन 18 यहां तक आ जाता है, यहां तक। फिर 4s में कितने आ गए, 2, तो यहां तक हो गया 18 और 2 20, कुल 25 थे, 5 बचे हैं, वो 5 किस में आ जाएंगे, 3d5। और लिखते हैं, हमें लिखना है क्रोमियम का, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है। अब 24 को कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, 4s2 18 और 2 20, कितने बच गए, 4। तो एज यूजुअल जैसे अब तक लिखा हमने, तो ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम है ये एक्सेप्शन में आता है। ये जो लिखे हमने ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थे, इसके अकॉर्डिंग जितनी कैपेसिटी है लिखते चले जाएं। लेकिन यहाँ देखें, इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन s में से जंप करके d में चला जाएगा। ये स्पेशली ध्यान रखें, क्रोमियम। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कॉपर, इसका 29 एटॉमिक नंबर है। तो इसके लिए
लिखेंगे तो नॉर्मली तो ऐसे लिखना चाहिए 18 और 2 20 और 29 है तो बचे हुए 9 किस में आ जाएंगे, डी में। लेकिन इसमें भी ये चेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके डी में आ जाता है। तो ये स्पेशली 2 ध्यान रखें। अब इसका रीजन आता कि ऐसा क्यों हुआ, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ था और दूसरे केसेस में क्यों नहीं हुआ। 21 से लेके 21 से लेके 30 एलिमेंट तक के हम बात कर रहे हैं, उसमें ये 2 एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अब इसका रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर क्यों होता है, इसको बता रहे हैं अभी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्रोमियम और कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट होके डी में क्यों गया। तो उसके 2 रीजन हैं। पहले तो ये देखें हम कि जो कॉपर और क्रोमियम के अंदर है वो सिचुएशन क्या थी। क्रोमियम के अंदर डी में है 5 इलेक्ट्रॉन और कॉपर के अंदर है डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में देखें क्या सिमिलरिटी है। ये तो लिख रखा है मैंने D5, डी में डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं और पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स क्या है, ये सिमेट्रिकल है। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब पांचों डी ऑर्बिटल एक जैसे हैं, उनमें क्या है, सिमेट्री है। और अगर डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते तो भी सिमेट्री आती। तो एक तो अपने को ये क्लियर हुआ कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन 5 हैं या डी में इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो वहां सिमेट्री है। तो ये इसका रीजन था। अब देखें, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल्स। कॉपर के अंदर क्या था, D10, उसको बोलेंगे फुल्ली फिल्ड, और क्रोमियम के अंदर क्या था, हाफ फिल्ड, D5। D5 क्या कहलाएगा, हाफ फिल्ड। तो अब क्वेश्चन आता है कि D5 और D10 मोर स्टेबल क्यों है। देखो, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने का, इलेक्ट्रॉन के प्रमोट होने का कारण तो क्या है, स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन एस से डी में गया, D4 से D5 हो गया, किसमें, क्रोमियम में, और कॉपर के अंदर D9 से D10 हो गया। तो उसका कारण है D5 और D10 क्या है, मोर स्टेबल। तो उसको बता रहे कि वो स्टेबल क्यों है। पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी ऑर्बिटल में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक रीजन तो ये हो गया कि जो कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स हैं वो क्या हैं, उनमें क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहां भी सिमेट्री होती वहां हमेशा क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो D5 और D10 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां भी सिमेट्री होती वहां पर स्टेबिलिटी होती है। इसलिए D5 और D10 क्या हो गए, मोर स्टेबल, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। और दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। पहले समझें एक्सचेंज एनर्जी क्या है और इससे स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी मतलब सिस्टम में से रिलीज होना, कम होना। एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन एक्सचेंज देयर पोजीशन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक बार ये एक्सचेंज देखें क्या होता है, कैसे होता है। एक्सचेंज पहली बात कब होगा, जब एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। क्या होते हैं डीजेनरेट, जिनकी सेम एनर्जी है। तो एक सब सेल के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेट। जैसे p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं,
डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, तो पी के तीनों डीजनरेट हैं, डी के अंदर 5 हैं, उन पांचों की एनर्जी बराबर है तो वो डीजनरेट हैं। तो अब यहाँ देखें, ये मैंने केस लिया जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब की सेम स्पिन है, सेम स्पिन होती है, ये हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू हंस रूल। अब देखें कि जो पहला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इन चारों के साथ अपनी पोजीशन को बदल सकता है। कैसे? ये यहाँ जाए, 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 और ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये एक्सचेंज हुए, और एक्सचेंज होने से क्या बताया, एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड में एक्सचेंज ज्यादा होंगे। यहाँ देखो कुल कितने एक्सचेंज होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन है वो 4 एक्सचेंज करता है, दूसरा है वो 3 एक्सचेंज करेगा, सेकंड वाला है 1 2 3 के साथ एक्सचेंज करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इन 2 के साथ करेगा, और फोर्थ है वो लास्ट वाले के साथ करेगा। तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो कुल 10 एक्सचेंज होंगे। अगर डी में 4 होते तो 10 एक्सचेंज नहीं होते, तो इसलिए D5 है वो D4 से मोर स्टेबल है। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है D5, वो क्यों स्टेबल हुआ, उसके 2 रीजन हुए। 2 रीजन क्या हुए, एक तो उसमें सिमेट्री है, मतलब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड रीजन क्या है, उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम इन कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। मतलब जो कंप्लीटली फिल्ड हैं और हाफ फिल्ड सबसेल हैं उनमें एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबको साथ क्लियर होगा ये कि कॉपर और क्रोमियम में ये एक्सेप्शन क्यों है। कॉपर में D9 से D10 हुआ था और क्रोमियम में D4 से D5 हुआ था। कारण क्या है, D5 और D10 में सिमेट्री है और दूसरा उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आए कि D में अगर इलेक्ट्रॉन 9 होते तो वो लेस स्टेबल क्यों होता, तो उसका कारण क्या है, एक कारण तो है इसमें सिमेट्री नहीं है, और दूसरा कारण क्या है, इसमें एक्सचेंज कम होंगे, क्योंकि एक्सचेंज किसका होता है, सेम स्पिन वालों का। इसके अंदर ये ऊपर वाले 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 5 एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन नीचे वाले इसमें कितने रह गए, अब ये 3 ही रह गए, 4 ही रह गए। यहाँ डाउनवर्ड एक्सचेंज वाला नहीं, डाउनवर्ड स्पिन वाला नहीं है, और एक्सचेंज किसका होता है, सेम स्पिन वालों का। तो ये अपने को क्लियर है कि D5 और D10 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं, और दूसरा उनमें सिमेट्री होती है, इसलिए कॉपर और क्रोमियम के केस में क्या होती है, मोर स्टेबिलिटी, और इसलिए वो क्या है, एक्सेप्शन। तो ये हमने कंप्लीट किया कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल वाले कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल क्यों होते हैं। अब हम बता रहे हैं कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, और ये स्पेशली ध्यान रखेंगे 21 से लेके 30 तक के इसको मैं ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मैंने लिखा आयरन का, इसका 26 एटॉमिक नंबर है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। तो 21 से 30 क्या बताया था, 18 आर्गन, फिर आगे 4s और उसके आगे 3d। तो यहां तक आगे इलेक्ट्रॉन 18, 2 इसमें आगे 20, और 26 में से बचे हुए 6 आगे 3d के अंदर। ये किसका लिख दिया हमने, Fe एटम का। अब मैं लिखना चाहता हूं Fe2 पॉजिटिव आयन का। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो रिमूव कहाँ से करें, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा लास्ट सेल से होता है, वैलेंस सेल से, ध्यान रखें, ये आउटर मोस्ट सेल से। तो यहां पर लास्ट सेल कौन सी है, 4th, 1 2 3 4, ये
मेन सेल के नंबर होते हैं। हमने 3D को बाद में लिखा है क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तो किससे करेंगे? सेल से, लास्ट सेल से। ये लास्ट सेल है, तो हमने इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव करने थे, तो ये आर्गन एज इट इज रह जाएगा और ये 2 रिमूव कर दिए, तो क्या आ जाएगा इसका? 3d6। अपने को लिखना है Fe3 पॉजिटिव का। Fe3 पॉजिटिव के अंदर एक और कम करना पड़ेगा, तो ये आर्गन, और उसमें 2 कम किए थे यहां से, अब 3 कम करने हैं तो 2 यहां से कम हो जाएंगे, तीसरा यहां से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d5। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा मोर स्टेबल है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से कैसे कंपेयर करेंगे? हमें पता है D5 है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि D5 में अभी बताया था हमने क्या है? सिमेट्री है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव। तो इस तरह से हम किसी भी आयन का लिख सकते हैं। एग्जांपल एक और लिख के दिखाता हूं। हमें लिखना है कोबाल्ट आयन का। कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर है, तो पहले तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? कोबाल्ट के एटम का कॉन्फ़िगरेशन। 21 से 21 से 30 में ध्यान रखें, आयन का लिखने से पहले एटम का लिखें। तो एटम का कैसे लिखोगे? 27 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 18 + 2 20 और बचे हुए 7 इसमें आ जाएंगे। अब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 कम करने पड़ेंगे, तो 3 कम कहां से बढ़ेंगे? 2 तो लास्ट सेल से और तीसरा यहां से, तो इसका क्या जाएगा? आर्गन 18 है पता है हमें, और उसके बाद 3d6। तो ये अपने को क्लियर हो गया किस तरह से हमने 21 से 30 एलिमेंट्स के केस में केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। क्या पूछा अपने से? इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टॉन। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, कुछ खुद ट्राई करेंगे। मैंने स्टार्ट किया फास्फोरस। हमें पता है फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर है, तो 15 एटॉमिक नंबर में के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पता लग गया अपने को, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है। अब इलेक्ट्रॉन अनपेयर किस में होते हैं? जो फुल्ली फिल्ड ना हो। यहां तक देखें 1s 2s 2p, ये यहां तक फुल्ली फिल्ड हैं, तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हैं। अनपेयर किसके होंगे? जो सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो p कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। हमें पता है p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो p में इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो तीनों में एक एक आ जाएंगे। ये हंसुल कहता है कि पेयरिंग कब करें? जब पहले सम में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखें ये तीनों अनपेयर्ड हैं, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। इसी तरह से हम सिलिकॉन में निकाल सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं क्रोमियम। क्रोमियम में 24 एटॉमिक नंबर है, और 21 से 30 के लिए बताया था हमने आर्गन 18, 4s और 3d। और ये एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन s में उसे 2 आते हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें 1 आएगा और 1 इसमें चला जाएगा d में, क्योंकि d5 क्या होता है? मोर स्टेबल। अब देखें s में इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पेयर है, d में 5 है तो हमें पता है पांचों में एक एक आ जाएंगे, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 6। की बात करिए 6 कैसे हुए? देखो एक बार,
ये एस सब सेल है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है तो एक अनपेयर है। और डी में अभी हमने बताया था, एक बार फिर बताता हूं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सम एक एक है, तो 5 ये अनपेयर हैं और एक ये, तो 6 अनपेयर हो गए। नेक्स्ट लेते हैं आयरन। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन 18, 4s2 और 3d6। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि यहाँ d5 d10 नहीं बन सकता। तो अब देखें s में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, फुल्ली फिल्ड हो गया। d में कितने? 6, तो 6 कैसे लिखेंगे? पहले समय एक एक, बचते हैं तो पेयरिंग करें, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, पेयरिंग हो गई। तो कितने अनपेयर बचे इसमें? 1 2 3 4। तो आयरन के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। और लास्ट में क्रिप्टॉन। वैसे तो हमें पता है जितनी भी नोबल गैस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सभी की सब सेल फुल्ली फिल्ड होती हैं, इसलिए यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होता। हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन बेटर है लिख के दिखा दें कॉन्फ़िगरेशन को। तो क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन है, तो 36 कैसे लिखे जाएंगे? इसको पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक 18 हो गए। 4s2, ये कितने हो गए? 18। और d में कितने आते हैं? 10, ये कितने हो गए? 30। और 36 में 6 बच गए, तो 3d के बाद आता 4p। तो देखें सारी सब सेल फुल्ली फिल्ड हैं, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर कितने? 0। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। The unpaired electrons in aluminium and silicon are present in 3p orbitals. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा होगा? तो पहले हम देख लें एक बार इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 14 हैं, तो यहाँ 3p1 है, इसमें 3p2 है। तो दोनों केस में जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वो किस में है? 3p में, ये हमें बताया हुआ है। अब हमें बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा होगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये इक्वल है टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। दोनों केस में देखो शील्डिंग कौन करेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों केस में शील्डिंग ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। फर्क किसमें है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज में। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन है, इसमें 13 है, तो क्योंकि सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सिलिकॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, सबको शायद समझ में भी आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience more effective nuclear charge? सिंबल लिख दिया मैंने, from nucleus। अब यह अपने को पेयर गिवन है, किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा उस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, हमें देखते पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 2s और 3s ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल, नजदीक कौन सी होती है? सेकंड सेल। तो किस में ज्यादा होगा? 2s में। दूसरा
4d4f, हमें पता है एक ही सेल के अंदर जो सब सेल्स होती हैं उसमें सबसे पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर F आता है। तो नजदीक कौन सा आएगा? 4d, तो 4d में ज्यादा होगा। तीसरा केस, ये D सब सेल है, ये P सब सेल है, किस में ज्यादा होगा? 3p सब सेल में। इक्वेशन कंप्लीट किया हमने। अच्छा, एक देखो, ये हमने पहले बताया, एक बार फिर बताता हूं मैं इसको। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस न्यूक्लियर चार्ज का, इन प्रोटॉन्स का इस पे इफेक्ट है, लेकिन वो कंप्लीट इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? टोटल न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। अब जहां शील्डिंग ज्यादा होगी वहां न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन से कुछ सोल्व किए हैं, इस तरह कुछ और अपने आप ट्राई करना। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।